हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? सब कुशल मंगल। मैं सचिन कौशिक ग्लैमर इंस्टीट्यूट से आपके साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने के लिए आया हूं। मैं आज आपके साथ में एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो कि बीकॉम, एमकॉम, सीए आईपीसीसी, सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए ये टॉपिक बड़ा काम का है। तो मैं आपके साथ में इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत बढ़िया टॉपिक है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी बड़ा काम है तो वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि भाई कोई भी काम करवाना है उसको किसी एक ठेकेदार को पकड़ो और ठेकेदार को उस काम को करने के लिए हमने सारी चीज दे दी कि भाई हमें ये काम इतने रुपए हम देंगे और इतने रुपए के अंदर हमारा काम ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसी के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए बात करते हैं। तो मैं साथ साथ लिखूंगा भी, आपने साथ साथ नोट करना है मेरे साथ में। उसके बाद हम हर टॉपिक को बड़े डिटेल में आपके साथ में एक्सप्लेन भी करके चलेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप भी स्टार्ट कीजिए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप टॉपिक की हेडिंग डालिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए। हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। लो जी, टॉपिक का मैंने नाम लिखा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका होता क्या है। तो मैं लिखता हूं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो आप भी लिखिए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू ए लार्ज जॉब या असाइनमेंट ऑफ वर्क। क्या है ये? एक रेफर करता है किसको? लार्ज जॉब को या असाइनमेंट वर्क को। असाइनमेंट या वर्क ऑर्डर बोल दूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क ऑर्डर है जहां पर आप क्या करोगे, वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क इज स्प्रेड ओवर 2 or more फाइनेंशियल ईयर्स। जहां पर आपका 2 या 2 से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर के अंदर जाके काम कंप्लीट होगा, उसको मैं क्या बोल लूंगा? कॉन्ट्रैक्ट बोल दूंगा। जरूरी नहीं है कि ये आपका 2 साल चले, 3 साल चले, ये 1 साल के अंदर भी काम कंप्लीट हो सकता है और आपका ये हो सकता है कि 2-3 साल भी आपका ये ले जाए। उसके बाद लिखता हूं जनरली ए कॉन्ट्रैक्ट कमेंस इन वन फाइनेंशियल ईयर बट एंड्स इन डिफरेंट ईयर। जिसका एंड कब होगा? डिफरेंट ईयर के अंदर हो, उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल के चलता हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जब हमें कोई भी लार्ज जो काम कराना है, बहुत बड़ा काम है, तो उस काम को मैं किसी एक बंदे को, ठेकेदार जो होता है उसको मैं काम दूंगा और वो बंदा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मेरा काम पूरा कंप्लीट करके देगा। उसी को मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल के चलता हूं। जैसे आप नॉर्मली आप अपना घर बनाते हो, तो घर बनवाने के लिए आप किसी ठेकेदार को पकड़ते हो, ठेकेदार को कहते हो अपना, आपने एक मैप बना के दिया, आप उसको देते हो कि भाई ये लो और इसके हिसाब से आपने क्या करना है, हमारा घर बना के देना है। जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे इस नक्शे के अंदर रिक्वायरमेंट है। तो ठेकेदार आपके उसी काम को क्या करेगा, जो आपने दिया है उसी काम को कंप्लीट करने का आपसे वचनबद्धता होती है। मतलब कि मैं इतने टाइम के अंदर ये काम पूरा करके दूंगा और इस काम को पूरा करने के लिए मैं आपसे इतने रुपए लूंगा। वही क्या होता है आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम बात करके चलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि किसी काम को करने के लिए जो ठेका हम देते हैं उसी ठेके को आप क्या बोलते हो? कॉन्ट्रैक्ट हम इसको बोल के चलेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग डालोगे आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट तो हमें समझ में आ गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है सर, ये भी बता दो।
तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में भी पढ़ना, और हमने असल में पढ़ना ही कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है आपके साथ में। तो लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनल कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स ascertainment of costs of contract। क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? जो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो काम करना है उसी काम को करने के लिए कितनी लागत आएगी, इसी चीज को वो क्या करता है, असरटेन करके चलता। इसी को मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल के चलता हूं। इट इज एन extension of principal of job costing। जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, जैसे आपने कस्टमाइज्ड स्टिच कराते हो आप, तो उसमें आप टेलर को बताते हो कि हमें इसके अंदर ये चीज चाहिए, ये मेजरमेंट होना चाहिए, ये कपड़े के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। तो आप क्या करते हो, उसके वहां पे कस्टमाइज टेलरिंग के लिए जाते हो। ये उसी का ही क्या है, एक तरीके का एक्सटेंशन है। और ये यहां पर हम कोई घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, डैम्स बनाने के लिए हम यहां पर काम करते हैं। जो ये क्या होता है, फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम करता है। जैसे फॉर जैसे लाइक सिविल कंस्ट्रक्शन। सिविल कंस्ट्रक्शन आप समझते हो क्या होता है? जैसे आपने रोड, डैम, बिल्डिंग जो कुछ बनानी है वो आपका किसके अंदर आता है, सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर ये आता है। जैसे मेट्रो बनाने का क्या है, मेट्रो बनाने का भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है मान लो, तो वो भी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हम उसकी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके चलेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर सिविल कंस्ट्रक्शन आ गई। शिप बनाने का क्या मिल गया है, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। जैसे मान लो टाइटैनिक की वाली क्या करी थी, उन्होंने शिप बनाई थी। तो टाइटैनिक की शिप में है क्या कि भाई जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, हमने उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करी थी, टाइटैनिक की जो शिप थी वो बनाई थी। तो कोई भी हो सकता है। उसके बाद बिल्डिंग्स, क्या करी आपने, बिल्डिंग बनाने के लिए। या फिर कई बार होता क्या है, इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डेकोरेशन अगर आपने की है तो उसके लिए भी, जैसे आप अपने घर पे इंटीरियर का काम करवाते हो, तो वो भी क्या है कि जो हमने काम चाहिए था कि भाई हम चाहते हैं कि हमारे ड्राइंग रूम के अंदर ये चीज होनी चाहिए। जो आपने मतलब हमारा किचन मॉड्यूलर है, तो मॉड्यूलर किस टाइप से मॉड्यूलर, हमने क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर आएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक तरीके का सिस्टम क्या है कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसी कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में बात करके चलते हैं। तो जैसे आपने रोड, डैम, बिल्डिंग, शिप एक्सेट्रा जो भी कुछ आपने बनवाना है वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर ये आता है। ठीक है, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के कुछ फीचर्स लिखता हूं। लो जी, फीचर्स। लो जी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के मैं कुछ फीचर्स लिखता हूं। तो मैं पहले लिखता हूं, मेरे को बताओ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर कितनी पार्टी होगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी पार्टी होगी, दो पार्टीज होगी। तो मैं लिख देता हूं पूरा, फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठीक है जी, तो इसके अंदर पार्टीज इन्वॉल्व, कितनी पार्टी इन्वॉल्व होगी, दो पार्टी इन्वॉल्व होगी। एक होगा कॉन्ट्रैक्टर और एक होगा कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है, तो दो पार्टी इसके अंदर होगी, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कौन होगा, कॉन्ट्रैक्टी। जैसे मान लो ये कोई ए बंदा है और ये कोई क्या है, बी बंदा है। ए ने कही कि भाई मेरे लिए क्या कर दे, तू एक घर बना दे। तो जो ए ने किसको दिया है, बी को काम करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो बी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा और ए क्या हो जाएगा, यहां पर
कॉन्ट्रैक्टी हो जाएगा। जिस बंदे ने ठेका दिया है घर बनवाने के लिए वो बंदा कॉन्ट्रैक्टी, और जो बंदा वो काम पूरा करके देगा उस बंदे का नाम क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर, हम उसको बोल के चलेंगे। तो दो पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आई, कौन कौन सी, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और एक कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टी, ये होगा। सेकंड बात, साइट वर्क होता है। जैसे अब ठेकेदार ये तो नहीं कर सकता ना कि भाई अपने घर से घर बना के लाए या अपनी ऑफिस में जाके उस बंदे का घर बनाए और घर बना के कह दे जी ले जाओ आपका घर बन के तैयार हो गया। तो ये क्या होगा, साइट वर्क होगा। आपको उसी की साइट पे जाके क्या करना होता है, काम करना होता है। जैसे मान लो जर्मनी ने या जापान ने मान लो क्या करनी, मेट्रो बनानी इंडिया के अंदर, तो अब वो ये तो नहीं करेगी ना कि जापान से ही मेट्रो बना के लेके आएगी, मेट्रो के फ्लाईओवर या फिर मेट्रो ब्रिज बनाने आपने ट्रैक बिछाना है, वो जापान से तो बन के नहीं आएगा। वो क्या करना पड़ेगा, वो आपने इंडिया में आके, दिल्ली में आके वो बनाना पड़ेगा। तो ये काम क्या होता है, आपका साइट वर्क होता है। क्लियर। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इसके अंदर। जो कुछ होंगे आपको पता होगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कि भाई सीमेंट कितनी लगी है, लोहा कितना लगा है, जो भी कुछ मटेरियल लगा है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, उसी के ऊपर लगेंगे। उसके बाद कुछ आपके पास यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएंगे। ठीक है जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे ऑफिस का खर्चा है। अब हमने ऑफिस बनाया हुआ है, हम ये तो है ही नहीं कि भाई हमारा ऑफिस ही नहीं है, हमने क्या करा, अपना ऑफिस बनाया हुआ है, ऑफिस पे जाके हम सारा काम करते हैं। अपना काम का मतलब है जैसे आपने वहां पे आर्किटेक्ट बिठाए हुए हैं, आप वहां पर प्लानिंग करते हो, जो भी बंदा आपसे वहां पर मिलने आता है आपने वहां से बैठ के मान लो क्या करना है कि एम्प्लॉइज को अपॉइंट करना है, जो भी कुछ है वो सब कुछ किसके अंदर आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही आएंगे। वो खर्चा भी आपका इसी के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। उसके बाद सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे इसके कि भाई आपने दो घर बना रहे हो, घर ए के अलग अकाउंट बनाने हैं और घर बी के अलग अकाउंट बनाए, इसके क्या होंगे, सेपरेट अकाउंट्स बनेंगे इनके। उसके बाद डी के बाद क्या आता है, ई आता है कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर का मतलब है जहां पर सिर्फ खर्चे खर्चे लगते हैं उसको मैं क्या बोल के चलता हूं, कॉस्ट सेंटर बोलता हूं। या उसके हम कॉस्ट यूनिट के बारे में भी हम बात करते हैं। घर बनाते हो तो घर बनाते बनाते तो कोई रिकवरी नहीं होती आपसे, तो आप क्या करते हो उसी को क्या बोल के चलोगे, कॉस्ट सेंटर आप इसको बोल के चलोगे। उसके बाद फिर लास्ट में आप क्या करते हो, इसका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आप अपने प्रॉफिट का रिकॉग्नाइजेशन करते हो और देखते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है किससे, इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसको क्या बोलता हूं मैं, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बोल के चलता हूं। ठीक है जी, कि मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितना प्रॉफिट है, क्या है, उसके बारे में प्रॉफिट होता है, आपके पास लॉस होता है। फिर लास्ट में जाके आप इसको सबका जोड़ के अलग से आप बताते हो कि फर्म का आपका कितना प्रॉफिट होगा, उसी को मैं क्या बोलता हूं बाद में फाइनल अकाउंट्स इसके बोल के चलूंगा। मेरे यहां पर कई टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे पास कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, फर्स्ट जैसे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता है, अभी मैं इन सब की चर्चा करूंगा कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद सेकंड आपके पास हो सकता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके पास। ठीक है जी, और एक होता है आपके पास इसके अंदर एक्सक्लेशन क्लोज होता है, एक्सक्लेशन क्लोज होता है। तो मैं अभी अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहला टॉपिक शुरू करता हूं, कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, तो फर्स्ट हेडिंग डालोगे आप कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मैं पहले इसके बारे में थोड़ा बोल देता हूं ताकि आपको लिखते टाइम समझ में आएगा कि हमने लिखना क्या है। ध्यान से सुनिए, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। आपने ठेकेदार से बात करी कि भाई मेरे लिए घर बना के दे दो, ठेकेदार ने कही ठीक है जी बना देंगे। अब सामान कौन लेके आएगा, ये क्वेश्चन भी है, ठेकेदार लेके आएगा या आप लेके आओगे, कौन लेके आएगा। ठीक है, आपने कही कि जी सामान हम लेके आएंगे, ठेकेदार ने कही जी कोई इश्यू वाली बात नहीं है, आप जितना भी सामान लेके आओगे, जितना सामान घर बनाने में लगेगा उसका 20% हमें दे देना घर बनाने के लिए। वो क्या होगा,
कॉस्ट मान लो 2 लाख है, 2 लाख का 20% हो गया कितने की, 40,000। तो 40,000 रुपए कौन लेगा, ठेकेदार लेगा। उसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रैक्ट है। अब सर हम तो क्या कर सकते हैं कि झूठे बिल बनवा ले, सामान जहां पर 50,000 का आएगा वहां बिल बने 30,000 का ही। अब देखो ये तो इंडिया है, अब यहां पर आप कोई भी काम कर सकते हो, झूठे बिल बनवाओ या जो भी कुछ है, लेकिन मैं यहां पर आपके साथ में ईमानदारी से काम करने के लिए बात करता हूं। आपने ईमानदारी से 2 लाख रुपए का खर्चा किया है घर बनाने के लिए, तो ठेकेदार कहेगा जी जितनी भी लागत आएगी उस लागत का 20% हम अपनी कॉस्ट लेंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं आप, कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रैक्ट बोल के चलोगे। क्लियर है बात। या ठेकेदार सामान लेके आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब ठेकेदार सामान लेके आएगा जितने भी सामान की बिलिंग होगी उस बिलिंग के ऊपर 20% ठेकेदार लेगा घर को बनाने के लिए। तो इसी को मैं क्या बोल के चलता हूं, कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रैक्ट बोल के चलता हूं। समझ में ये बात। तो क्या बताया, कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रैक्ट, जितनी भी लागत आएगी, जितनी भी कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट के ऊपर 20% या 10%, 5% जो भी आपके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसके हिसाब से आप क्या करोगे, अपनी लागत को लेके चलोगे। तो ये आपके पास क्या आएगी, कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये बात करिए मैंने। क्लियर है मेरी बात पूरी तरीके से। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आपकी समझ में आया। अब मैं इसके बारे में लिख देता हूं, लिखोगे एक कॉन्ट्रैक्ट प्लस क्या सर, क्या होता है इसके अंदर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में। तो मैंने शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट से गलत करी मैंने, मैं लिखता हूं एक कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ascertained by adding a percentage of profit। बताया ना, जैसे जितनी भी कॉस्ट आएगी उसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज से आप अपना प्रॉफिट जोड़ के बोलोगे, टू द टोटल कॉस्ट। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बोल के चलता हूं। सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, such type of contract is entered into the contracts cost cannot be ascertained with reasonable accuracy due to unstable conditions। एग्जाम्पल जैसे मटेरियल, लेबर एटसेट्रा। अब हम इसकी कॉस्ट को शुरुआत में असरटेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मटेरियल के रेट मान लो बढ़ जाए, लेबर के रेट बढ़ जाए, या मटेरियल के रेट कम हो जाए। सीमेंट का बैग मान लो आपने जब शुरुआत की थी कॉन्ट्रैक्ट की काम करने की, तो उस टाइम पे मान लो कि आपका ये रेट था 300 रुपए का, लेकिन अब मान लो कि ये रेट आपका 300 से बढ़कर 400 रुपए हो जाए या घटकर 200 रुपए हो जाए, तो आप उसी के हिसाब से क्या करते हो, अपनी कॉस्ट को निकाल के चलोगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें बात करते हैं। ये कॉपी हुआ तो कोई अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप YouTube पे जाएगी क्लास, वैसे भी तो YouTube पे जाके रोक के भी कॉपी आप कर सकते हो इसकी। अदरवाइज आप हमें WhatsApp पे मैसेज छोड़िए, तो हम आपको ये वाले क्लास के नोट्स भी आपके पास फॉरवर्ड कर देंगे। आप फिर आराम से बैठ के इसको उतार भी सकते हो। ठीक है बात। तो मैं चलता हूं आगे। इसके मेरे को बताओ कोई एडवांटेजेस हैं क्या, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के कोई एडवांटेजेस है आपके पास? हाँ सर, एडवांटेजेस है हमारे पास। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके एडवांटेजेस भी लिख सकता हूं। लो जी, एडवांटेजेस, फायदे।
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के मेरे को फायदे बताओ, क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहला फायदा, ए नंबर डाल के मैं लिख देता हूं, लिखोगे द कॉन्ट्रैक्टर इज एश्योर्ड ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, देयर इज नो रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं होगा, ऑफ इनकरिंग एनी लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। इस कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को 1 रुपये का भी लॉस नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? अब भाई जितनी भी कॉस्ट आएगी कॉन्ट्रैक्ट को काम को पूरा करने के लिए, जितनी भी लागत आएगी आपने उसी लागत के ऊपर क्या करना है, पेमेंट करनी है। परसेंटेज एक फिक्स परसेंटेज आपको मिलेगी, तो आपको नुकसान की तो बात भूल ही जाओ। आपने अगर 10 रुपए का भी कॉस्ट आई है तो 10 रुपए का भी आपको परसेंटेज मिलेगा, चाहे वो 10 लाख रुपए की आएगी तो 10 लाख रुपए की भी आपको क्या मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इट इज यूजफुल, it is useful particularly when the work to be done is not definitely fixed at the time of making the estimate। ये कॉन्ट्रैक्ट कहां पर यूजफुल होगा, जहां पर आपका काम प्री डिसाइडेड नहीं है। जैसे मान लो आप घर बनवाते हो, प्री डिसाइडेड नहीं है आपका काम, आपने स्टार्ट किया बनाना, आपने सोचा कि भाई एक फ्लोर बन गया तो आपने क्या करा, एक फ्लोर बना दिया, एक रूम अलग से बना दिया आपने, तो काम क्या है आपका फिक्स नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको हमेशा फिक्स्ड रेट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। सॉरी, फिक्स रेट कर रहा हूं, मतलब कि कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहिए। भाई जितनी लागत आएगी हम आपको 20%, 50%, जो भी कुछ होगा आपके अंदर म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर, आप उसकी उतनी उठा के पेमेंट कर दोगे, चाहे आपकी कॉस्ट कम हो चाहे आपकी कॉस्ट वो ज्यादा हो। ठीक है, तो आप ये वाला काम भी इसमें कर सकते हो। आगे, कॉन्ट्रैक्टी कैन एश्योर, कॉन्ट्रैक्टी कैन एंश्योर, पक्का हो जाएगा, हिमसेल्फ अबाउट द कॉस्ट of the contract as he is empowered to examine the books and documents of the contractor to ascertain accuracy of cost। मतलब कि यहां पर कॉन्ट्रैक्टर क्या कर सकता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टी कॉस्ट को एश्योर कर सकता है कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इतनी लागत आई है नहीं आई है, तो वो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट्स को चेक कर सकता है कि सामान किस रेट में आया था, क्या लागत आई है इसकी, तो उस चीज को वो आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से डॉक्यूमेंट्स को वो चेक कर सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर जितनी भी लागत आएगी उस लागत के हिसाब से क्या कर सकते हो, वहां पर अपने कॉस्ट निकाल लो, और कॉस्ट निकाल के जो भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में म्यूचुअल एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट के हिसाब से आप क्या करोगे, पेमेंट कर सकते हो। बात क्लियर है? तो ये हमारे लिए क्या थे, इसके फायदे थे। कोई नुकसान है? बोलो जी, कोई नुकसान है इसके अंदर? बोलो। तो इसके अंदर कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो मैं क्या लिख देता हूं, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है वो भी मैं लिख देता हूं।
डिसएडवांटेजेस भी इसके हैं। लो, देयर इज नो इंसेंटिव, देयर इज नो इंसेंटिव टू द कॉन्ट्रैक्टर avoid wastages and achieve economy प्रोडक्शन। ठीक है जी। अब देखो, अब कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहेगा कि जितनी ज्यादा लागत आएगी उसी लागत के हिसाब से क्या होगा, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट का रेट बढ़ जाएगा। तो अब ठेकेदार वहां पर गड़बड़ करता क्या, या अपने मजदूरों को बोल देगा कि सामान को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, सामान को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, वेस्टेज करो बेशक, लेकिन आप जितनी ज्यादा वेस्टेज करोगे उसी के हिसाब से हमारा रेट भी बढ़ता चला जाएगा। तो समस्या बन जाएगी। तो बोलो जी फिर क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कॉन्ट्रैक्टर करता क्या है, कॉस्ट को बढ़ाने के लिए वेस्टेज करता रहता अपनी। तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अगर वो वेस्टेज कम करे तो इस बात के लिए उसको अलग से कोई इंसेंटिव नहीं मिले। तो अगर इंसेंटिव चाहते हो तो क्या करना चाहिए उसको, मतलब कि अगर आप चाहते हो कि आपकी लागत कम आए तो आपको वहां पर क्या करना चाहिए, इंसेंटिव दो, ताकि उसके मन में भी ये आ जाएगा कि भाई कम काम भी करोगे, कम सामान की वेस्टेज करोगे तो आपको इस बात के लिए भी एक्स्ट्रा बोनस मिल भी जाएगा। तो ये काम भी आप इसके अंदर कर सकते हो। अपने इसके हो डिसएडवांटेजेस है इसकी, ये अपनी वेस्टेज को रोकने के लिए ये काम भी आप कर सकते हो। बी पॉइंट, द कॉन्ट्रैक्टी may not know the actual cost of contract, its completion, unlike fixed price contract where his outflow cost is predetermined। ये प्रीडिटरमाइंड है वर्ड लास्ट में, पूरा लिख देता हूं मैं इसको। कॉन्ट्रैक्टी को क्या है, कॉन्ट्रैक्टी शुरुआत में ही अपना अनुमान नहीं लगा सकता कि उसका काम पूरा होने में कितनी लागत आएगी, वो शुरुआत में अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगा पाएगा। वो तो कॉन्ट्रैक्टी प्री डिसाइडेड या प्री डिटरमाइंड नहीं कर सकता कि उसको ये अपना घर बनवाने के लिए या अपना काम को पूरा करवाने के लिए कितना खर्च होगा, तो वो अनुमान नहीं लगा पाएगा। तो दो नुकसान बताए कॉन्ट्रैक्टर के लिए। क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर को कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं मिलता है, और कॉन्ट्रैक्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि उसको ये नहीं पता रहेगा कि उसका ये काम कितने रुपए में या कितनी लागत में पूरा होगा। तो ये उसके पास क्या हो सकते हैं, ये नुकसान हो सकते हैं। तो हमने कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या था कि आपने जितनी लागत करोगे उतनी लागत के अंदर एक फिक्स्ड इंसेंटिव के साथ में कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, आपसे पैसे चार्ज कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसमें ये काम कर सकते हो। अब ये खत्म होने के बाद मैं स्टार्ट करता हूं अगला टॉपिक। अगला मेरे पास कौन सा था, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट था। तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं इसमें फिक्स्ड प्राइस। अगले पेज से स्टार्ट कर देते हैं। लो जी, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आप हेडिंग डालोगे। सेकंड मेरे पास है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। देखो जी, मैं शुरुआत करने से पहले कुछ बोल देता हूं इसके अंदर। फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि कितने का भी सामान आए,
चाहे वो कुछ भी रेट का आए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, आपको काम करने के लिए 10 लाख रुपए देंगे और आपने 10 लाख रुपए के अंदर हमारा घर बना के देना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा आपके पास, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपने उसी 10 लाख के अंदर काम करना है। आप यहां पर अपनी कॉस्ट को प्री डिटरमाइंड कर देते हो कि आपकी लागत कितनी आएगी। तो कॉस्ट समझ में आई, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। तो लिखोगे ए फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट is one where the contract price is fixed and determined in advance at the time of entering into the agreement। जब आप इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हो, एग्रीमेंट के अंदर आते हो, तो आप अपनी लागत को स्टार्टिंग में ही निकाल लेते हो कि आपने ये काम कितने रुपए में पूरा करवाना है या करना है। तो उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, शुरुआत में प्री डिटरमाइंड हो जाता है आपके पास, तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी। लिखोगे such type of contracts is entered into when contract cost can be reasonably with a degree of certainty। जब आपको ये पता होता है कि ये आपका काम कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, कितने रुपए में कंप्लीट हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट निकाल के चलते हो। आपको पता है कि जी ये काम इतने रुपए में क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। जैसे मान लो मैंने घर बनवाना है और मेरे को अनुमान है कि ये घर मेरा कितने में, 50 लाख रुपए में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं उस कंडीशन के अंदर फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट लेके चलता हूं। उस टाइम पे ठेकेदार को भी पता होता है कि ये काम मेरा कितने टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट होगा। उसको भी मैं क्या पता होगा कि भाई 50 लाख रुपए में कंप्लीट होगा या 40 लाख में कंप्लीट होगा, 10 लाख रुपए का मेरा मुनाफा आ जाएगा इसके अंदर। तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करते हो, कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रैक्ट लेके चलते हो। इसके कोई फायदे हो सकते हैं सर? बिल्कुल हो सकते हैं। एडवांटेजेस, लिखोगे द कॉन्ट्रैक्ट इज आउटफ्लो on the contract is known and determined in advance। आपको पता है रहेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने में कितना पैसा लगेगा, आपको ये बात अपने एडवांस में ही पता होती है। ठीक है बात। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ये फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आप लेके चलते हो। सेकंड, इट इज यूजफुल स्पेशली व्हेन कॉस्ट ऑफ वर्क to be done can be determined with certainty। ठीक है, आपको पता रहेगा कि ये काम आपका कितने में पूरा हो जाएगा, सर्टेनिटी आपको पता रहेगी। उसके लिए तो दो फायदे आपने पढ़े, कॉन्ट्रैक्टी को आउटफ्लो का पता होगा, काम कॉस्ट ऑफ वर्क टू बी डन कैन बी डिटरमाइंड विद द सर्टेनिटी, आपको पता है कि ये काम
कितने में पूरा हो जाएगा, तो ये मेरे पास फायदे हो गए हैं। क्या सर इसके कुछ नुकसान भी हैं? क्या इसके नुकसान भी हैं? तो लिखोगे आप इसके डिसएडवांटेजेस। तो आप इसके डिसएडवांटेजेस लिखोगे। लिखो, कॉन्ट्रैक्टर में resort to the use of materials of lesser quality to increase his profit margin। क्या हो सकता है यहां पर, जो ठेकेदार है वो ठेकेदार बेकार क्वालिटी का क्या करे, सामान लगा दे, तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए आपने तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई मेरा घर 10 लाख में बना के दे तू, तो 10 लाख में बना के तो देगा, वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के चक्कर में वहां पर क्वालिटी को खराब कर देगा। जैसे फ्लैट्स बनते, मान लो अब फ्लैट्स बने हैं, तो मान लो इसके अंदर वायर लगानी है, कुछ भी लगानी, तो क्या कर पता हमें कि अंदर क्या मटेरियल लगा है क्या नहीं है। मान लो वायर लगा दी उसने बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी की, आपका थोड़े दिनों में क्या हो जाएगा, वायर जल जाए। उसने तो अपना क्या करा, फ्लैट बेचे और वो तो निकल लिया। तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है कि प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए यहां पर घटिया क्वालिटी का सामान भी वो लगा सकता है। बी, कॉन्ट्रैक्टर may incur losses if he had not estimated the cost properly, or if the price levels increase due to abnormal loss after entering into एग्रीमेंट। क्या हो सकता है, एक नुकसान है। क्या नुकसान है, कॉन्ट्रैक्टर में इनकर लॉस हो सकता है अगर वो ढंग से एस्टीमेट नहीं लगाता अपनी कॉस्ट का प्रॉपरली, और प्राइस लेवल चेंज हो सकते हैं कुछ एबनॉर्मल लॉस के कारण, तो यहां पर उसका ये भी नुकसान हो सकता है। जैसे मान लो कि कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, आपने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उस टाइम पे रेट अलग थे, लेकिन एकदम से महंगाई दर बढ़ी है और जिसके कारण एकदम से सामान के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए हैं। जैसे मान लो सीमेंट का बैग का रेट बढ़ जाए, लोहा आता है, लोहा जैसे सरिया वगैरह जो है वो सरिये का रेट बढ़ जाए, तो या लेबर आपकी महंगी हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आपका ये नुकसान भी हो सकता है। थर्ड, कॉन्ट्रैक्टी cannot have any idea, क्या होगा, उसका कोई आइडिया नहीं होगा अबाउट रियल कॉस्ट। अब कॉन्ट्रैक्टी को पता ही नहीं है कि भाई घर बनाने में असली में खर्चा कितने रुपए का आया है, तो उस कंडीशन के अंदर वो झूठी कॉस्ट भी होगी तो वो भी उसको माननी पड़ेगी, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मटेरियल किस रेट में आया है, क्या चीज आई है, तो ये बड़ी समस्या भी उसके सामने आ सकती है। सेंस क्यों होता है, क्योंकि कैन नॉट एग्जामाइन द बुक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। वो कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स को एग्जामाइन नहीं करता है, इसलिए उसको नहीं पता कि उसकी लागत कितने रुपए की आई है, इसके बारे में भी ये चर्चा करता है। ठीक है बात। और लास्ट मेरे पास आता है कौन सा, एस्केलेशन क्लोज के बारे में बात करते हैं।
कौन सा नंबर था ये? थर्ड नंबर था सर, एक्सक्लेमेशन क्लोज के बारे में। ये थ्योरी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के अंदर, और न्यूमेरिकल तो इसका आ ही सकता है आराम से। तो थ्योरी के लिए भी आपने इसको याद भी रखना है, और वैसे वो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो यही आएगा, दो जो पीछे हमने दो पढ़े हैं उनमें से भी थ्योरी आपकी आराम से आ सकती है। तो लिखोगे इन फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, इन फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट the contract price is fixed, the contract price is fixed and predetermined if there is an increase in prices of materials, labor, एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर मान लो इनके रेट बढ़ जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग, कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन, during the period of execution of a contract। ठीक है जी, the total contract price, the total contract cost may rise, क्या हो जाएगी आपकी? ये बढ़ जाएगी, and the contractor profit may be reduced। क्या कहिए इसने इस पैराग्राफ में? लिखा कि भाई मान लो आपने फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बोला हाँ सर कर लिया। अब इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके सामान के रेट मटेरियल लेबर के बढ़ जाए। जब मटेरियल रेट इनके बढ़ जाएंगे तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट मार्जिन तो कम हो जाएगा वहां पर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें ये बताया इस पैराग्राफ में, मैं आगे भी लिखता हूं अभी, ठीक है, आपको फिर आगे की बात भी एक्सप्लेन करता चलूंगा। दिस इंक्रीज इन प्राइसेस may induce the contractor to use the materials of lower quality, और इसी को बचने के लिए वो क्या करेगा? जो सामान ला यूज करेगा फिर अपनी कॉस्ट तो पूरी करने, अपना प्रॉफिट मार्जिन तो छोड़ेगा नहीं। तो जब अपने प्रॉफिट मार्जिन को पूरा करने के लिए तैयार होगा वो, तो क्या कर देगा? फिर घटिया क्वालिटी का सामान लगाना स्टार्ट करेगा। एंड प्राइस इन ऑर्डर टू प्रॉफिट मार्जिन। ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बात। तो क्या करेगा वो? प्राइस को करेगा क्या? घटिया क्वालिटी का सामान लगाना स्टार्ट कर देगा ताकि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बराबर बना सके। तो इसीलिए क्या किया? टू ओवरकम सच ए सिचुएशन, the agreement generally contains
a stipulation that the contract price will be increased by a agreed amount or percentage if the prices of the materials, wages, etc. rise beyond a particular limit. Stipulation is called escalation क्लोज। तो क्या कहता है वो कि भाई रेट तो बढ़ रहा है, तो उसने भी कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि भाई मैं अकेला नुकसान नहीं भुगत सकता, तो एक लिमिट तक अगर रेट बढ़ता है तो मैं भुगत लूंगा, अदरवाइज हम एक अगर ये ज्यादा ही बढ़ता है तो हम एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को भी बढ़ा देंगे। इसी को क्या बोलते हो, एस्केलेशन क्लोज बोल के चलते हो। सीधी सी बात सुनो, मैं आपको इसको शॉर्ट तरीके से बताता हूं। क्या बताया मैंने, अगर आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बोला हाँ सर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की प्री डिटरमाइंड वैल्यू निकाल देते हो, कॉस्ट निकाल देते हो कि हमने ये काम इतने रुपए में करके देना है, कॉन्ट्रैक्टर कहता है हम करके दे देंगे। अब काम करना है तो इसी दौरान क्या होया, मान लो मटेरियल लेबर के रेट बढ़ गए हैं, जब मटेरियल लेबर के रेट बढ़ेंगे तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, जब प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्टर को बड़ी दिक्कत होगी, तो कॉन्ट्रैक्टर करेगा क्या, अपने इसी लागत को या इसी नुकसान की पूर्ति करने के चक्कर में वो सामान को, घटिया क्वालिटी का सामान आपके साथ में, मतलब आपकी बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज कर लेगा, बेकार सीमेंट यूज कर लेगा, बेकार लोहा यूज करेगा, जंग लगता है जिसमें जिससे उसकी कॉस्ट क्या होगी कि रिकवर हो जाएगी, और कॉस्ट को रिकवर करने के चक्कर में वो आपकी क्या करेगा, लोअर क्वालिटी का यूज करता है। हमने इसी चीज से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टरी ने एक एग्रीमेंट किया कि भाई इन फ्यूचर अगर मान लो ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो हम क्या करेंगे, एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट तक तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि मैं झेल लूंगा, लेकिन अगर फिर भी मान लो ये ज्यादा ही बढ़ता है तो उस कंडीशन के अंदर हम करेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा देंगे। और इसी को मैं क्या बोलता हूं, एस्केलेशन क्लोज बोल के चलता हूं, जिससे आपका एक फिक्स परसेंटेज से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ाएंगे, और इसी का नाम क्या रख दिया हमने, एस्केलेशन क्लोज नाम रख दिया। मैंने 3 पॉइंट पढ़े, कौन कौन से, कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या पढ़ा था आपने, जितनी लागत आएगी उसमें एक फिक्स परसेंटेज के अमाउंट के साथ में जोड़कर कॉन्ट्रैक्टर पैसे लेगा, किससे, कॉन्ट्रैक्टी से। फिक्स्ड प्राइस में क्या बताया कि कोई फिक्स उसके बारे में बात नहीं करी है, क्या कहता है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या कॉन्ट्रैक्टी है, एक एग्रीमेंट किया और उसी एग्रीमेंट के अंदर बताते हैं कि हम इतने रुपए के अंदर आपका काम पूरा करके दे देंगे। और तीसरा कौन सा पॉइंट था, तीसरा था कि एस्केलेशन क्लोज के बारे में, अगर रेट बढ़ते घटते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को भी एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से हम इसको बढ़ा देंगे। बोलो जी, तीनों पॉइंट पूरे क्लियर हैं। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। समझ में आ रही है आपको बात? अगर कोई गड़बड़ या कुछ भी है या समझ में नहीं आती है, आप इसको पूरी तरीके से पहले नोट डाउन कर लेना, और जहां पर भी जितने वीडियो जहां से समझ में नहीं आएगी, आप करना क्या, उसने टाइम पीरियड को लिख लेना, और उसके बाद व्हाट्सएप पे कॉलिंग करके या नॉर्मल कॉलिंग करके आप हमें बताना कि सर हमें ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया था, फिर मैं आपको उस टॉपिक को अलग से भी इंडिविजुअली आपको समझा दूंगा, जूम पे या फिर व्हाट्सएप पे वीडियो करके, जैसे भी होगा कन्वीनियंट तरीका आपका और हमारा, हम उसी हिसाब से अपने इस पॉइंट को, इसको भी कवर कर लेंगे। लिखोगे जी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है जी,
accounting treatment, the amount of reimbursement due should be determined by reference exclamation clause the amount due from the contractee is recorded by the following journal entry in the contracts book at the end of every year। ठीक है जी, क्या एंट्री करनी है आपने? लिखोगे कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो आप इसकी ये एंट्री आप इसकी करके चलोगे। ठीक है बात, कोई दिक्कत? अब मैं इसका फॉर्मेट बनाता हूं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, आप लोग भी बनाएंगे। लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर्टिकुलर ठीक है जी। देखो जितने भी खर्चे होंगे उन खर्चों को आप किस साइड लिखोगे? आप अपने डेबिट साइड में, इस साइड में लिखोगे। जो कोई काम पूरा जितना होता रहेगा आप उसको क्रेडिट साइड में ये लिखते चले जाओगे। ठीक है, हम लिखते जाएंगे। जैसे आपने कभी ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था उसी तरीके से हमने ये वाला अकाउंट भी पढ़ के चलना है। ठीक है, तो जैसे देखो ये हो सकता है टू मटेरियल इशूड, जितना भी मटेरियल इसके अंदर लगा है वो लिख दिया आपने। फिर लिखोगे टू वेजेस, जो आपने पेड की है वो, प्लस में कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो, दोनों को जोड़ के आप लिख दोगे। ठीक है जी। उसके बाद कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखोगे। कुछ आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो लिख दोगे। कुछ आपकी टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब देखो जो आपने घर बनवा रहे हो वो ठेकेदार सिर्फ क्या करता है, उसके बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करता है। जो पत्थर बिछाने का काम है वो पत्थर उसको बिछाना नहीं आता, जैसे व्हाइट पत्थर बिछवाना है या आपने किचन मॉड्यूलर किचन लगवाना है, जो भी कुछ है इस तरीके से। तो वो करेगा क्या कि किसी ऐसे बंदे को पकड़ेगा जो उसमें एक्सपर्ट है, जैसे मॉड्यूलर किचन बनाने वाले को पकड़ेगा और कहेगा कि 50 लाख में मान लो उसे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, उसने 2 लाख रुपए किसको दिए? मॉड्यूलर किचन वाले को दिए। और क्या कही कि भाई ये 2 लाख रुपए पकड़ और इन 2 लाख में तू मॉड्यूलर किचन बना के दे। हमने कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? अपना काम पूरा करने के लिए ये वाली लागत भी वो खर्च करेगा। टू कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, कोई मान लो अलग से कोई काम भी करना पड़ गया है तो उसकी लागत। ठीक है। टू प्लांट एट कॉस्ट आएगी, जितने भी जैसे मशीनरी वगैरह है वो जो भी लगाई है आपने वो आपने उठा के यहां लिख दिए। इस साइड में लिखोगे बाय WIP। 2 तरीके के काम हो गए, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं WIP को। इसके अंदर 2 आएंगे, एक आएगा वर्क सर्टिफाइड
और दूसरा क्या आएगा, वर्क अनसर्टिफाइड। तो दो किए हमने, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। सुनो, सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड क्या होता है? आपने काम पूरा करके दिया, अब जो कॉन्ट्रैक्टी है वो उस काम को चेक करेगा, चेक करके वो देखता है कि भाई जो मैंने, मेरी रिक्वायरमेंट थी, जिस हिसाब से मैंने इसको काम करने के लिए कहा था, क्या इसने वो काम उतना ही किया है, उसी तरीके से काम किया है? अगर वैसा ही काम करता है तो क्या करेगा, वर्क सर्टिफाइड है, बिल्कुल उसी तरीके से काम पाया, तो उसने वो चेक करेगा और उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा कि हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था बिल्कुल वैसा ही काम इसने करके दिया है। दूसरा आता है वर्क अनसर्टिफाइड, काम हो तो गया है लेकिन अभी तक पूरा क्लियर, पूरा सर्टिफाइड नहीं हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्टी ने उसको अप्रूव्ड नहीं किया है, उसको क्या बोलते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड बोलोगे। बाय बैलेंस सीडी करके, जैसे मान लो मटेरियल एट साइट पे सामान हो, आपका कुछ सामान एट साइट पे हो, या फिर आपके पास प्लांट एट WDV एट कॉस्ट। WDV एट कॉस्ट का मतलब क्या, आपने मान लो यहां प्लांट लगाया 1 लाख का, डेप्रिसिएशन काटने के बाद 10,000 का डेप्रिसिएशन कट गया, तो आपके पास 90,000 रुपए का प्लांट आपके पास ये बच गया। या आप यहां ये भी कर सकते हो, डायरेक्ट ये लिख दो, आप सिर्फ प्लांट का डेप्रिसिएशन लिख दो, ये भी आप काम कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हो। आप इसकी टोटल कर दोगे, टोटल कर दोगे, टोटल करने के बाद जो कुछ बच के आएगा बैलेंसिंग फिगर, उसका नाम क्या होता है, नोशनल प्रॉफिट, मैं उसको बोल के चलता हूं। ठीक है, अब इस नोशनल प्रॉफिट को आपने डिवाइड करके चलना है, तो नोशनल प्रॉफिट को मैं यहां लिखूंगा और इसमें से कुछ पैसा तो मैं अपने WIP रिजर्व के अंदर डाल लूंगा और कुछ मैं प्रॉफिट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैं यहां लिखूंगा टू WIP रिजर्व में डाल दिया कुछ पैसा आपने, और कुछ आपने ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिया है, प्रॉफिट अपना मान लिया है। सर हाँ सर, ये तो बताओ कि कितना WIP के अंदर जाएगा और कितना इसके अंदर जाएगा, तो हम वो भी आपके साथ में अभी बताते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले आपके पास बने हुए हैं कि आपने कितना ये आगे भेजना है या नहीं भेजना है उसके लिए। तो इसका कुछ रूल्स बनाए हुए हमने, तो मैं लिखता हूं, इसके हेडिंग डालोगे, रूल्स फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी काम पूरा आपका नहीं हुआ है, उसी काम के लिए। ठीक है, ये लिखोगे यहां पर, डिस्क्रिप्शन लिख दो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन और प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना डालोगे। तो देखो मैंने क्या करना है, शुरुआत में इनिशियल स्टेज, शुरुआती दौर में हो। शुरुआती दौर का मतलब क्या है, आपका काम 25% या 25% से कम अगर आपका काम कंप्लीट हुआ है तो आपने ये लेना है। तो आप उस कंडीशन के अंदर कुछ भी पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करोगे, उसको क्या करोगे, आप नील मानोगे। ये फर्स्ट आ गया। ये सेकंड, वर्क परफॉर्म्ड बट नॉट सब्सटेंशियल। क्लियर, जो कि 26% से लेके 49% तक का आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट का इतना काम आपने पूरा किया, मतलब सर्टिफाइड काम आपका इतना है, ये हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर आप इसका कितना ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस 1/3 इनटू में नोशनल प्रॉफिट इनटू में कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड।
ठीक है। तो आप इतना पैसा जो आएगा उस प्रॉफिट में से निकाल के आप क्या करोगे, इसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर, और जो बचेगा वो आपका कहां जाएगा, WIP रिजर्व के अंदर आ जाएगा। ठीक है बात। आपका काम लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हो, सब्सटेंशियली कंप्लीटेड। लगभग लगभग आपका काम पूरा हो गया है। कितना होगा, 50% से लेके अराउंड 90% तक आपका काम पूरा हो गया है। तो उस कंडीशन के अंदर आप यहां करोगे 2/3 इनटू में नोशनल प्रॉफिट NP भी लिख सकते हो, इनटू में कैश रिसीव्ड CR लिख सकता हूं वैसे तो मैं इसको, पर मैं अभी पूरा लिख रहा हूं, अपॉन में वर्क सर्टिफाइड को मैं आगे लिखूंगा WC करके लिख दूंगा। लो जी, इस तरीके से आप ये निकालते हो। और फोर्थ पॉइंट आता है ऑलमोस्ट कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट हो गया, 90% से ज्यादा काम आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो आप कितना करोगे, 91% से लेके 99% तक आपका काम पूरा हो गया है। तो जो भी कुछ प्रॉफिट आएगा उसको प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट। क्या करोगे आप, उसको सारे पैसे को वहां पर आप लेके चल सकते हो। नोट लिखोगे, ठीक है। नोट फर्स्ट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, वर्क सर्टिफाइड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू में 100। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा। दूसरा, इफ देयर इज ए लॉस, अगर कोई लॉस है एट एनी स्टेज डेट इज irrespective of percentage of completion, then such loss should be fully transferred to profit and loss account। अगर मान लो प्रॉफिट की बजाय आपको लॉस हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर आप उस सारे लॉस को उठा के कहां भेज दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसको भेज दोगे। बोलो जी, समझ में आई। हमने कॉन्सेप्चुअल बेस के ऊपर हमने सारे पॉइंट लगभग लगभग लिख दिए हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट 91 to 99%। अगली क्लास के अंदर हम आपके साथ में इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसके। जब तक आप इसको उतारोगे और पूरे तरीके से समझ के हमें कंप्लीशन का एक मैसेज आप ड्रॉप करोगे व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि हम उसके बाद आपकी क्लास कंटिन्यू कर सके। थैंक यू, गुड बाय, शब्बा खैर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।